एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काफका ने सिनोमिया को बचा लिया है और जब वह अपने सामने देखता है तो काइजुनाइन वहां से भाग चुका है। इस बात का पछतावा नारुमी को भी होता है। काफका काइजुनाइन की बात को याद करता है कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो काइजुस का युग शुरू हो चुका होगा। काफका अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहता है कि उसकी आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई जनरल के चेहरे में ये बात कहने की। ये कहने के बाद काफका काफी तेजी से चिल्लाता है। यहाँ से हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ईसाओ के बारे में न्यूज चल रही होती है कि जनरल चीफ ईसाओ अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे अपनी ड्यूटी के वक्त वहाँ मारे गए। 30 साल तक डिफेंस फोर्स के कैप्टन रहने के बाद अब वे हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहे। जापान की काइजुस को मारने के लिए उन्होंने अपना जी जान सब दे दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब हम फर्स्ट डिवीजन के मेंबर्स को देखते हैं जो कि ईसाओ के मौत का मौन रखे हुए थे। इतामी ईसाओ को याद करके सोल्जर्स को राइफल चलाने के लिए कहता है। सभी सोल्जर्स ईसाओ के सम्मान के लिए अपनी राइफल्स को चलाते हैं। काफका, नारुमी, हासेगावा सभी प्लेटून मेंबर्स ईसाओ को याद करके उसको सल्यूट करते हैं। इसी समय थर्ड डिवीजन से मीना होशिनो बंदूकों की गोलियों के साथ ईसाओ को याद करते हुए उसको सल्यूट करते हैं। मात्सुमोटो बेस के फोर्थ डिवीजन में जहाँ पे इचिकावा और इहारू है वो भी ईसाओ को याद कर उसको सल्यूट करते हैं। कानाजावा बेस सेकंड डिवीजन के कमांडर के साथ आओई और हुरुची भी सल्यूट करते हैं। पूरे जापान में ईसाओ के मौत पर बंदूकों की आवाज गूंज रही होती है और वह आवाज डायरेक्ट ईसाओ के ऑफिस तक आ रही होती है जहाँ पर किकोरू का रो रो कर बुरा हाल है। काफका जब किकोरू की सीट पर देखता है तो वह वहाँ पर नहीं होती और उसको किकोरू की चिंता होने लगती है। उसी समय नारुमी ईसाओ के ऑफिस में आता है और किकोरू से पूछता है क्या वह अपने फादर की मोन को ज्वाइन नहीं करेगी। सिनोमिया जवाब देती है कि वह कुछ करने लायक नहीं, ये सब कुछ उसकी गलती है, उसी की वजह से उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। नारुमी किकोरू को समझाने की कोशिश करता है तभी किकोरू अपनी जगह से उठती है और जब हम किकोरू के चेहरे को देखते हैं तो उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वह नारुमी से कहती है कि वह ताकतवर बनना चाहती है। उसको अभी भी उम्मीद है कि साओ काइजन 9 की बॉडी के अंदर कहीं कैद है और वह अपने फादर की मौन को तभी ज्वाइन करेगी जब वह काइजन 9 को मार डालेगी। नारुमी उसकी चुपचाप बात सुन रहा होता है। फिर वह पीछे मुड़कर सिनोमिया का नाम लेते हुए उससे कहता है कि अगली बार जब वे काइजू 9 के साथ मिलेंगे तो वे तब तक किकोरू को काफी ज्यादा ताकतवर बना चुका होगा। इतना ताकतवर कि किकोरू के बराबर कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। वह सब कुछ सिनोमिया को सिखाएगा जो कि ईसाओ ने नारुमी को सिखाया था। उसको बस खुद को ना भूलकर अपनी काबिलियत पर यकीन रखना है। नारुमी को सिर्फ रिजल्ट से फर्क पड़ता है, भले ही कोई उसके सामने कितना भी अच्छा बन के दिखाए। नारुमी की बात सुनकर किकोरू अपने आंसुओं को पोंछने लगती है। उन दोनों की इस बात को बाहर बैठा काफका सुन रहा होता है और जब वह अपने हाथ के ग्लव को उतारता है तो अभी भी उसके हाथ का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी काइजू में ट्रांसफॉर्म है। वह वापस अपने ग्लव को पहनकर इस बात की कसम खाता है कि अगली बार उसका नंबर 9 के साथ सामना हुआ तो वह उसको वहीं पे मार डालेगा। और ये कहने के बाद काफका वहां से जाने लगता है। अब अगला सीन हम काइजू क्लीनअप कॉर्प्स का देखते हैं जहाँ पे टोकुसान के अलावा सभी मेंबर्स को एंट मॉन्स्टर्स के सेल को काटने में दिक्कत हो रही होती है। टोकुसान सभी मेंबर्स को एंट मॉन्स्टर्स के जॉइंट पर काटने के लिए कहता है क्योंकि वह हिस्से कट सकते हैं और जिस तरीके से सभी मेंबर्स काम कर रहे हैं वे लोग खुद भी किसी चींटी से कम नहीं लग रहे। तभी एक मेंबर डायरेक्टर ईसाओ के बारे में बात करने लगता है कि जब वह छोटा था तो वह ईसाओ को इनविंसिबल मानता था जिसको कोई भी नहीं हरा सकता। आखिर उनको मारने के बाद कोई काइजू उनकी बॉडी को ले गया, ये खुद में ही काफी हैरानी की बात है। और जहाँ पर बात आती है कंट्री के सिविलियंस की, वे सभी लोग काइजू 9 के खौफ के कारण शहर को छोड़ के जा रहे हैं। तभी टोकुसान उन सभी की बात सुन उनको डांटता है कि वे लोग यहाँ से नहीं भागने वाले। अगर वे खुद देश को छोड़ के भाग जाएंगे तो मरे हुए काइजू 9 की बॉडी को कौन साफ करेगा। टोकुसान को पूरा यकीन था कि डिफेंस फोर्स के मेंबर्स काइजू 9 को मार डालेंगे। टोकुसान का ये बिहेवियर सभी क्लीन अप मेंबर्स को काफी कूल लग रहा था। टोकुसान जाते हुए काफका को याद करने लगता है कि कब तक वह उस दरिंदे को ऐसे आजादी से घूमने देगा। आखिर तुम कहाँ पर हो काफका। अब अगले सीन में हम सिनोमिया को देखते हैं जो कि सिनोनम के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। सिनोनम पीछे मुड़कर सिनोमिया के अटैक को डॉज करती है, फिर बाद में उसको हरा देती है। सिनोनम लड़ाई के वक्त पीछे हटना भी जानती है और दुश्मन पर समय पे वार करना। इसमें कोई शक नहीं कि ये वही लड़की है जो कि एक मशीन गन को अपने हाथ में लेकर शूट कर सकती है। दूर से उन दोनों की प्रैक्टिस देख नारुमी काफी बोर हो रहा होता है। पता नहीं कब तक सिनोमिया उस लेवल से ऊपर पहुंचेगी जहाँ पे नारुमी उसको उससे ऊपर पहुंचाना चाहता है। फर्स्ट डिवीजन के प्लेटून लीडर्स अपने पास कैप्टन के रैंक तक का टैलेंट रखते हैं। सिनोमिया के पास सिर्फ 1 महीना है और उसको 1 महीने के अंदर सभी प्लेटून लीडर्स से आगे पहुंचना है और इतने समय तक तो नारुमी भी गेम के बॉस को हरा देगा।
बिना टैलेंट के वे काइजू 9 को कभी नहीं हरा सकती। इसके लिए उसको खुद को टैलेंटेड बनाना पड़ेगा। और शिनोमिया को समझाने के बाद नारुमी अपने गेम को शुरू करता है। तभी वहाँ हासेगावा आकर नारुमी को लात मार के उसको उसका जरूरी काम याद दिलाता है। कैप्टन नारुमी की इतनी अजीब हालत देखकर शिनोनम को भी काफी अजीब लगता है। तभी शिनोमिया शिनोनम को उसके साथ सीरियस ट्रेनिंग करने के लिए कहती है। शिनोमिया के लड़ाई के इस जोश को देखकर शिनोनम को भी जोश आ जाता है और फिर वे दोनों आपस में प्रैक्टिस करने लगते हैं। हासेगावा नारुमी के पास आकर काइजू नंबर 8 के बारे में पूछता है कि अब उसके साथ क्या किया जाए। अब यहाँ पर मिस्टर इसाओ नहीं जो कि ये डिसीजन ले सकें कि काइजू नंबर 8 को फर्स्ट डिवीजन के अंदर डाला जाएगा, क्योंकि अब फर्स्ट डिवीजन का कमांड नारुमी के हाथों पे है। तभी नारुमी और हासेगावा को ऑपरेशन रूम से काइजू नंबर 8 के बारे में अपडेट मिलता है। और जब वे ऑपरेशन रूम के अंदर जाते हैं तो काफका काइजूफिकेशन प्रोग्रेसिंग में बैठा होता है और उसकी बॉडी के अंदर सारे अपडेट निकाले जा रहे हैं। काफका की बॉडी में एक ऐसा स्पॉट है जो कि कभी भी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। अगर वह ऐसे ही खुद को काइजू में ट्रांसफॉर्म करता रहा तो ये डर की बात है कि वह कभी भी अपने इंसानी फॉर्म में वापस नहीं आ सकता। ऑपरेशन रूम के मेंबर की बात सुनकर हासेगावा नारुमी चौंक जाते हैं। अब अगली सीन में हम काफका को देखते हैं जो कि फर्स्ट डिवीजन की छत पे बैठकर इस बात के बारे में सोच रहा होता है कि डिफेंस फोर्स को उसके हाथ के बारे में पता चल चुका होगा। बस ऐसा न हो कि डिफेंस फोर्स उसको लड़ाई करने की इजाजत ना दे, लेकिन उसको अपने कॉमरेड्स की आंखों में एक बार फिर से आंसू नहीं देखना। वह लड़ाई करेगा जब तक वह नंबर 9 को ना मारे। तभी वहाँ नारुमी आता है और काफका के बगल में दूसरी वाली सीट पे बैठ जाता है। थोड़ी देर के लिए वे दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। तभी नारुमी कहना शुरू करता है वे उसको डिफेंस फोर्स के अंदर रहने नहीं दे सकते। वे उसका रीजन जानता है। अगर वह ऐसे ही खुद को ट्रांसफॉर्म करके लड़ता रहा तो वह कभी भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाएगा और इस कंडीशन में उसका ना लड़ना ही ठीक है। नारुमी की बात सुनकर काफका गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच रहा होता है। तभी नारुमी चिल्लाते हुए काफका के पास आकर कहता है कि काफका हिबिनो नारुमी को उसकी ताकत दे। ये कहते हुए नारुमी काफका की कॉलर पकड़ लेता है। अगर काफका कम्प्लीटली काइजू बन गया और खुद पर काबू खो दिया तो नारुमी उसको मार डालेगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज है नंबर 9 को न्यूट्रलाइज करना। जैसा महसूस काफका करता है ठीक वैसा महसूस नारुमी भी करता है, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों के सिवाय और कोई नहीं था जिनके सामने काइजू 9 इसाओ की बॉडी लेके भाग गया। काफका उस शख्स को कभी नहीं भुलाना चाहता जब सभी लोग इसाओ के खिलाफ थे, लेकिन तब भी इसाओ ने काफका की जान बचाई। वह उस शख्स का एहसान कभी नहीं भूल सकता और फिर काफका इसाओ का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। नारुमी अपने कान में उंगली डालकर काफका को उसके पीछे आने के लिए कहता है, क्योंकि अब डिफेंस फोर्स की बारी है जवाबी हमला करने की। अब यहाँ से अगला सीन हम ताचिकावा सिटी 3rd डिवीजन का सीन देखते हैं, जहाँ पे 036 का गेट खुलता है और उसके अंदर होशिनो जाकर सामने खड़ा होते हुए कहता है, तो आखिरकार तुम उठ गए। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें काफी गहरी नींद आई होगी। और होशिनो के सामने होता है काइजू नंबर 10। उसको उसी हीलिंग चैम्बर में डाला जाता है जहाँ पे पहले काफका को रखा था। यहाँ से हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे कोनोगी भागते हुए होशिनो के पास आती है जब वे ट्रेनिंग कर रहा होता है। होशिनो उसके इस तरीके से आने की वजह पूछता है तो कोनोगी बताती है कि काइजू 10 जाग चुका है। ऐसी हालत में भी उसके पास कॉन्शियसनेस की कैपेबिलिटी है। होशिनो कोनोगी को उससे पूछताछ करने के लिए कहता है कि उसके अलावा अब कितने काइजूस है जो कि यहाँ पर हमला कर सकते हैं। कोनोगी होशिनो को बताती है कि काइजू 10 किसी से भी बात नहीं करना चाहता सिवाय वाइस कैप्टन के। ये सुनकर होशिनो चौंक जाता है। स्टाफ रूम के सभी मेंबर्स बैठकर काइजू 10 को देख रहे होते हैं और उनको यकीन नहीं होता कि इस हालत में होने के बावजूद भी उसका लेवल 5.7 है। मीना कहती है कि वह खुद को रीजनरेट तो नहीं कर सकता क्योंकि उसका कोर इस समय डैमेज्ड है। तभी 036 गेट को खोलकर होशिनो अंदर आ जाता है और उसके पास उसकी कटाना भी होती है। आखिर उसको कैसा महसूस हो रहा है इतनी गहरी नींद के बाद। होशिनो की बात सुनकर काइजू 10 उसकी तरफ देखने लगता है। तभी काइजू 10 काफी तेजी के साथ दहाड़ता है, जिसकी दहाड़ सुनकर होशिनो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। लेकिन उसकी दहाड़ का प्रेशर स्टाफ रूम तक चले जाता है और स्टाफ रूम के मेंबर्स को काफी हैरानी होती है कि इतनी खराब हालत में होने के बावजूद भी इसकी ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। ये काफी हैरानी की बात है कि वाइस कैप्टन होशिनो ने इस काइजू के साथ हैंड टू हैंड फाइट करी थी। होशिनो उसको इस तरह की बेवकूफी करने के लिए मना करता है। अगली बार उसने इस तरीके की हरकत करी तो होशिनो उसको यहीं पे काट देगा। होशिनो की बात सुनकर काइजू 10 जोर जोर से हंसने लगता है। उसको ये बात पता है कि होशिनो बाकी लोगों की तरह नहीं है। काश उसने होशिनो को खा लिया होता। कोनोगी होशिनो को वार्न करती है कि इस समय वे काइजू 10 के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वे उससे थोड़ा सावधान रहें। होशिनो समय बर्बाद ना कर उसको सीधा काइजू 9 की फोटो दिखाते हुए पूछता है क्या उसको इस काइजू के बारे में कुछ पता है, क्योंकि होशिनो इस काइजू को मारना चाहता है।
काइजू 10 उसकी फोटो थोड़ा ध्यान से देख बताता है कि हाँ उसको उसके बारे में पता है, आखिर इसी ने तो उसको बनाया था। ये बात सुन सभी मेंबर्स चौंक जाते हैं। तभी काइजू 10 होशिनो के सामने शर्त रखता है कि डिफेंस फोर्स ने उसको जाने दिया और होशिनो उससे फाइट करेगा तो वे काइजू 9 के बारे में सब कुछ बताएगा। उसकी शर्त को सुन होशिनो बिल्कुल भी राजी नहीं होता और वैसे भी उसका कोर इस समय डैमेज्ड है, तो भला वे कैसे अपने ऑर्गन्स को रीजनरेट करके उसके साथ फाइट करेगा। उसको पता था कि होशिनो उसको इस तरह का ही कुछ जवाब देगा। उसने डिफेंस फोर्स की एक टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है जो कि बॉडीज को वेपन में कन्वर्ट करती है। अगर डिफेंस फोर्स उसको वेपनाइज्ड कर दे और होशिनो उसको उसकी बॉडी दे दे तो वे उसको सब कुछ बताएगा जो वे जानना चाहता है। ये कहते हुए काइजू 10 अपने कोर एरिया से दो बड़े हैंड को निकालता है और मेगा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। काइजू 10 की बात सुनकर मीना कोनोगी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि एक काइजू खुद को वेपनाइज्ड करना चाहता है। कोनोगी हुसिनो को बताती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी काइजू को मारे बिना उसको वेपनाइज्ड किया जाए। इसका कोनोगी को कोई आइडिया नहीं कि एक जिंदा काइजू के वेपन को पहनकर यूजर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। काइजू 10 के रीजनरेट हेड्स पिघलने लगते हैं। उसकी होशिनो के साथ फाइट काफी मजेदार थी, बिल्कुल किसी सपने की तरह। लेकिन होशिनो बताता है कि उसको उसके साथ लड़ाई करके बिल्कुल भी मजा नहीं आया। काइजू 10 भाप लेता है कि होशिनो झूठ बोल रहा है, उसने होशिनो के साथ फाइट करी थी। उसको अच्छे से पता है कि होशिनो को लड़ाई करते वक्त मजा आ रहा था या नहीं। उसकी बात सुनकर होशिनो चौंक जाता है कि वह भी लड़ाई को एंजॉय कर रहा था। होशिनो और वह एक जैसे हैं। जब रोमांचक लड़ाई के बीच खून खराबा हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम्हारे सामने कोई इंसान हो या फिर काइजू। काइजू 10 की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। होशिनो उससे कुछ समय मांगता है उसकी शर्त के लिए और जब वह गेट के बाहर आता है तो काफी अजीब सी शक्ल बनाकर कोनोगी से कहता है कि आखिर काइजू 10 के साथ क्या गड़बड़ है, वह इस तरीके की बातें कर कर मुझको क्यों डरा रहा है, जबकि उस लड़ाई के वक्त मैंने फील किया था कि मैं उसके हाथों से बस मरने ही वाला हूँ। हालांकि जब वह वेपन बन भी गया तो मैं उसको बिल्कुल भी पहनना नहीं चाहता। कोनोगी काइजू 10 के इस शर्त से खिलाफ होती है कि ऐसा ना हो काइजू 9 होशिनो को अपना एक वैसल बना ले। लेकिन बात इस चीज की है कि काइजू 10 के पास ही काइजू 9 को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। होशिनो लंबी सांस लेते हुए मीना को कांटेक्ट करके पूछता है कि काइजू 10 की डिमांड से वह एग्री करता है। मीना समझ जाती है और वह हेडक्वार्टर जाकर इस चीज की रिक्वेस्ट करेगी कि वह काइजू 10 को वेपनाइज्ड कर दें। फिर होशिनो काइजू 10 के पास जाकर उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इस चीज को पहले ही क्लियर कर देना ठीक होगा। जब उसकी बॉडी को वेपनाइज्ड करा जाएगा तो होशिनो उसकी बॉडी को कंट्रोल करेगा, ना कि वो उसकी बॉडी को। और होशिनो की बात सुनकर काइजू 10 मुस्कुराने लगता है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम लाइक एम रखेंगे 1000 लाइक्स का। अगर आपने 1000 लाइक्स कंप्लीट कर दिए तो मैं कल एक नहीं दो वीडियो डालूंगा, यानी कि 2 एपिसोड्स। और अगर 1000 लाइक्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो खाली सिर्फ एक ही एपिसोड आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी हालत में 1000 लाइक्स कंप्लीट करने हैं। तो अब मैं इजाजत लेता हूँ।